नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित एसएससी चैनल पर। तो पॉलिटी में आज हमारी हो जाएगी 6th क्लास, जिसमें आज हम प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को देखने वाले हैं। और रोज़-रोज़ ये बताने वाली बातें हैं नहीं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले की क्लास 5 क्लासेस में आपको बता दिया है। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से आपको क्लासेस दे दी जाएँगी, ठीक है? तो बस यही है कि आप अपनी आवाज़ हम तक पहुँचा दें कि आपको प्रैक्टिस के चाहिए कि नहीं चाहिए। उसी के बाद हम सारी चीज़ें रेडी करेंगे, उसी के बाद एक प्रैक्टिस की बेहतरीन क्लास आपके लिए लाई जाएगी। ठीक, तो बगैर समय को गँवाते हुए हम शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट की जाए अपनी क्लास। चलो भाई चलो। तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है? जो राष्ट्रपति है उसको कौन से भाग 5 में बताया गया है, पार्ट 5 में। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा, ठीक है? और भाई भारतीय संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अब क्या करते हैं, पहले थोड़ी-सी हवा भरते हैं राष्ट्रपति जी में। जैसे एक बैलून होता है ना, उसमें हवा भरी जाती है, फिर उसमें एकदम पिन मार देंगे। तो देखो वो हवा ही अभी यहाँ पर भरी गई है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन अब इस लाइन पर आ जाइए आप। वास्तविक कार्यपालिका मंत्री, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगी, ठीक है? तो ये राष्ट्रपति जी जो हैं, ये नाम के ही प्रमुख हैं। बाकी सारी शक्तियाँ किसमें हो जाएँगी? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में के अंदर हो जाएँगी। ठीक, तो अब देखते हैं राष्ट्रपति क्या तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जो वर्तमान में अपनी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और राष्ट्रपति के पद की तुलना ब्रिटेन के राजा से की जाती है। भारत का जो राष्ट्रपति है, उनकी तुलना किसके? ब्रिटेन के राजा के साथ की जाती है ब्रिटेन के राजा के साथ। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ तो राष्ट्रपति जी को ज़्यादा ही कंपेयर कर दिया ब्रिटेन के राजा जी से। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेद। अब ये अनुच्छेद जो हैं, इनकी एक ट्रिक भी होती है, ठीक है? जो मैं आपको प्रैक्टिस कराते हुए याद करवाऊँगा उस ट्रिक से। फ़िलहाल आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है भाई जी? चलिए अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या 53 में क्या बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसकी? तो संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 54 में। बढ़ जाते हैं अब आगे निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल को देखते हैं अब। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है भाई? तो इंग्लिश में थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो आप भाई एडजस्ट कर लेंगे, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। पर ये भी सारी चीज़ें जल्दी सुधारी जाएँगी। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कौन? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे भाग, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य लेंगे। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कहाँ-कहाँ के? दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित जो इलेक्टेड हैं, सिर्फ़ वो ही भाग लेंगे। कौन भाग नहीं लेता? तो भाग कौन नहीं लेते? तो मनोनीत सदस्य, जो राष्ट्रपति जो मनोनीत सदस्य हैं, जिन्हें जो कि नॉमिनेट किया गया है राष्ट्रपति द्वारा ही, अगर वो भाग लेंगे तो वो तो वोट राष्ट्रपति को ही डालेंगे, क्योंकि उन्होंने ही उनको नॉमिनेट किया है। ठीक, तो कि कौन-कौन भाग नहीं लेते? मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक, अब बढ़ जाते हैं भाई जी आगे। नोट, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अनुच्छेद 55, इनडायरेक्ट का मतलब है कि हम आम लोग, हम तुम नहीं ले सकते। जो जिनको हम चुन के या निर्वाचित करके भेजते हैं, वो राष्ट्रपति के क्या इलेक्शन में भाग लेते हैं।
अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। किस किस तरीके से? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब कि एक आदमी एक ही वोट डालेगा और ये वही होता है। तो अब देख लेते हैं अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल। कार्यकाल के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्षों का होगा। अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वो किसको देंगे? तो वो उपराष्ट्रपति जी को देंगे। ठीक भाई। अब ये जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष, जो स्पीकर होते हैं हमारे लोकसभा में, उनको पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 56 में क्या इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। कार्यकाल बताया गया है, कार्यकाल 5 वर्षों का। इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र की सूचना कहाँ देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। अनुच्छेद 57 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन यानी पुनः निर्वाचन। ठीक, तो जैसे कि देख लेते हैं हम, 5 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा? 2। तो दोबारा निर्वाचन, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो जाएगा। निर्वाचन या पुनः इलेक्शन हो जाएगा कि ये दोबारा भी री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन कि भारत में कोई सीमा नहीं तय की गई है। जैसे कि अमेरिका में है कि जो एक राष्ट्रपति है वो शायद 2 बार ही बन सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है एक ही आदमी कितनी ही बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ठीक, अब 58 में क्या बताई गई हैं? तो अनुच्छेद 58 में बताई गई हैं राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है आर्टिकल 58 58 में। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, जो राष्ट्रपति बनेगा भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तभी कोई जो व्यक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। नोट, जो राष्ट्रपति के नाम जो देते हैं उसमें क्या होता है कि जो नाम आता है उसमें प्रस्तावक कितने होते हैं? तो प्रस्तावक यानी प्रपोजर कितने लोग देते हैं? तो 50 सदस्य द्वारा दिया जाता है। अनुमोदक कौन होते हैं? तो वे भी 50 सदस्य, 50-50 हो जाएंगे। राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने में जो जमानत राशि होती है, ठीक है, उसको कितनी? 15,000 रुपये जमानत राशि होती है, जो आरबीआई में जमा की जाती है। देख लीजिए आप कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने की। ठीक, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 59 पर। 59 क्या बोलता है? 59, राष्ट्रपति पद की शर्तें, कंडीशंस क्या क्या हो जाएंगी? लाभ के पद पर ना हो, जो राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाएगा वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पागल अथवा दिवालिया ना हो। ठीक, कभी के पता चले कि पागल ही कोई लाकर बैठा दिया, जैसे वो देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा, उस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान किसी भत्तों की उपलब्धियों में कमी नहीं की जा सकती। जो 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की पद अवधि के दौरान उनके भत्तों या उनकी उपलब्धियों में कमी नहीं की जा सकती। जो चीज़ें उन्हें मिल रही हैं या उनके भत्ते और वेतन है उसमें कमी नहीं की जा सकती, ये बताया गया है 59 में। तो राष्ट्रपति जी की सैलरी कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपए प्रति महीना हो जाएगी। भारत की संचित निधि से इनकी राशि, वो जो सैलरी है उसको दिया जाता है। ठीक है भाई, बढ़ जाते हैं आगे। आर्टिकल 60 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 60 में क्या बताया जाएगा? तो शपथ के बारे में बता दिया जाता है। आर्टिकल 60 में क्या ले ली? शपथ। 60 शपथ, ओथ। राष्ट्रपति की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाएगी? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वो होंगे न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। अब आ जाते हैं 61 पर। किस पर आ जाएंगे? तो 61 पर आ जाएंगे। 61 में क्या बताया गया है? 61 में बताया गया है कि अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या लगाया जाएगा? अब भाई इन्हें शपथ मिल गई तो अब लगा दो इन पे महाभियोग। 61 में क्या बताया गया है? महाभियोग के बारे में बताया गया है।
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ये कहाँ से लिया गया है? ये जो हो जाएगा महाभियोग राष्ट्रपति का, तो यूएसए से लिया गया है। क्यों लगाया जाता है महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर? संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगाया जाता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं या संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तो उस कंडीशंस में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। जब महाभियोग लगेगा तो क्या होएगा, तो उससे 14 दिन पहले क्या किया जाता है, नोटिस दे दिया जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है भाई, 14 दिन पहले नोटिस भेज दिया जाता है। अब क्या हो क्या है, नोट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको देख लेंगे। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। अभी तक क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं बना भारत का जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया हो। अनुच्छेद 62 क्या बताता है? तो 62 बता देगा, राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव कराने का समय। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें या फिर कुछ कंडीशंस की वजह से डेथ हो जाए या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी वजह से, अगर राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है तो उसको भरने की कंडीशंस को बताया गया है अनुच्छेद 62 में। अब आगे बढ़ जाएंगे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इनकी शक्तियाँ क्या क्या हो जाएंगी राष्ट्रपति की? अनुच्छेद 72 के अंदर अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अलग अलग आर्टिकल्स में इधर उधर जाकर हमें राष्ट्रपति की बारे में पता चलता है, तो उन्हें क्या किया, हमने एक साथ ही डाल दिया गया है। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 72 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं। और अनुच्छेद 85 के अंदर, अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। यानी कि क्या बोला गया है, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। पर किस किस पर करेगा, तो सलाह पर ही करेगा। अगर प्रधानमंत्री बोल लेंगे तब ही वो लोकसभा को भंग कर सकता है, ऐसे नहीं कि खुद की मर्जी से कर देगा। ठीक, अनुच्छेद 86 में क्या बोला गया है, संसद तक अपना आदेश भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के संसद में आदेश भेजने को बताया गया है आर्टिकल 86 में। आर्टिकल अनुच्छेद 87 में क्या, राष्ट्रपति संसद को अपने विशेष अभिभाषण देते हैं। तो क्या, राष्ट्रपति संसद को अपना विशेष अभिभाषण देते हैं, स्पेशल एड्रेस। स्पेशल एड्रेस को किस में बताया गया है, तो आर्टिकल 87 में बता दिया गया है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, आर्टिकल 108 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 108 किस चीज़ से रिलेटेड हो जाएगा, आर्टिकल 108 हो जाएगा, राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। तो ये जॉइंट सेशन लिया कहाँ से गया है, आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक कितनी बार जॉइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, तो 3 बार बुलाया जा चुका है। कब कब, दहेज अधिनियम 1961 में, बैंकिंग सुधार अधिनियम, बैंकिंग रिफॉर्म एक्ट 1978 में, और आतंकवाद संबंधी अधिनियम, टेररिज्म क्या बोलते हैं, आतंकवादी संबंधी अधिनियम। ठीक है, टेररिज्म एक्ट पर बुलाया गया है, टेररिज्म एक्ट पर बुलाया गया है। ठीक है, 2002 में। ठीक, अब आ जाते हैं आर्टिकल 123, किसमें आ जाते हैं, आर्टिकल 123 123 पर आ जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी। तो अनुच्छेद 123 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को बताया गया है। जब संसद का कोई सदन ना चले, जब संसद का कोई भी सदन ना चल रहा हो, तो उसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये अध्यादेश कब तक, तो 6 माह तक लागू रहता है। ठीक है, आर्टिकल 143 में क्या बताया गया है, 143, तो क्या लेंगे, सलाह लेंगे। 143 के लिए सलाह ही ली जाती है। ठीक है भाई, तो आप पता ही है कि क्यों सलाह ली जाती है 143 के लिए। 143, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। आर्टिकल 123 में है कि सलाह ले सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, मानना न मानना वो उपराष्ट्रपति के हाथ में होता है। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ एवं उपराष्ट्रपति।
अनुच्छेद 352 से 360 तक। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि मैंने ये एकदम से जो राष्ट्रपति हैं उनसे मैं सीधा इतने 352 आर्टिकल पे पूछ गया। इनको लेकर आने का मकसद बस यही है कि ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से रिलेटेड है, तो राष्ट्रपति से जो चीज़ें रिलेटेड हैं हम उनको इकट्ठा एक साथ कर लें, इसी वजह से ये चीज़ें लाई गई हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां एवं उपराष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 352 से 360। अब आ जाएंगे राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किन कंडीशंस में, किन स्थितियों में लगाया जा सकता है? अगर हमारे देश पर बाहर से कोई किसी देश ने आक्रमण कर दिया तब लगाया जा सकता है। जो हम अगर हमारे देश का किसी देश के साथ वॉर चल रही है तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वो राष्ट्रपति शासन कह रहा हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, सशस्त्र विद्रोह होने पर। जो सशस्त्र विद्रोह मतलब कि अगर इंडिया के अंदर ही ज़्यादा तरीके से कोई बड़ा विद्रोह हो जाता है तो उस कंडीशन में भी लगाया जा सकता है क्या, नेशनल इमरजेंसी। अभी तक कितनी बार, अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कितनी बार लगा है राष्ट्रीय आपातकाल, लग चुका है तो 3 बार। कब कब? भारत चीन युद्ध 1962 में, राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। आंतरिक अशांति के आधार पर कब लगाया गया था? 1975 में, राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसको क्या, संविधान की हत्या के उसमें भी देखा जाता है। ठीक है, आंतरिक अशांति में किसने लगाया था? तो इंदिरा गांधी जी द्वारा ये लगाया गया था। अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। जो आंतरिक अशांति है उसको हटा दिया गया संविधान में से, और क्या जोड़ा गया? तो सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। आ जाते हैं आगे, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। तो क्या बोला गया है? जो हमारा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19, वो 358 के तहत क्या हो जाता है? तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक, और ये किस चीज़ से रिलेटेड हो जाएगा 19 हमारा? तो बताइए 19 किस चीज़ से रिलेटेड हो जाएगा? तो किससे हो जाएगा? स्वतंत्रता के अधिकार। जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हमें बताए गए हैं 19 में, कि हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संघ बनाने, इधर उधर घूमने की, ठीक है, निवास करने की, इन सारी चीज़ों को अनुच्छेद 358 के तहत समाप्त कर दिया जाता है। ये खुद ही जैसे कि अब नेशनल इमरजेंसी लगी तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो वो क्या होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 6 महीने तक तो लगा ही रहेगा। एक बार लगाने में केवल 6 महीने में ही लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा 1 महीने या 30 दिन के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। या जैसे कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाना चाहते हैं तो संसद में क्या होगा? संसद में 1 महीने या 30 दिन के भीतर भीतर इसे अप्रूवल मिलना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल में भी हमारे 2 आर्टिकल हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होंगे। कौन सा? दोष सिद्धि से संरक्षण आर्टिकल 20, और 21 में क्या हो जाएगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये दोनों निलंबित नहीं होते, बाकी सबको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं हम आगे। अनुच्छेद 356 356 राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। इसमें क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। ये किसी राज्य में लगाया जाता है जब वहाँ पर कार्य ठीक से न चल रहा हो। किसकी सिफारिश पर? तो राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाएगा। और कहाँ पर? स्टेट में लगाया जाता है। राज्यपाल इसकी सिफारिश करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति जी इसको लगा देंगे। संसद द्वारा 2 महीने 60 दिन के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन लगाने पर भी 60 दिन के अंदर
अनुमोदन आवश्यक हो जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा जो है 3 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। 3 वर्ष से अधिक नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रपति शासन जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 वर्षों से अधिक नहीं लगाया जा सकता। 3 वर्ष लग होने के बाद वो खुद से ही खत्म हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं आगे मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा था? तो पंजाब में लगा था। कब? 1951 में। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में 11 बार लग चुका है। तो सबसे पहले 1951 पंजाब में और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बार तो उत्तर प्रदेश एवं मणिपुर में। अब आ जाते हैं भारत के राष्ट्रपतियों पर। तो ये भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, जिन्हें भारत रत्न कब दिया गया? 1962 में। कब दिया गया? तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1 मिनट रुकिए भाई, मैं थोड़ा पेन को पतला कर लेता हूँ यहाँ पर। तो लाइन वैसे ही बहुत पतली है। चलो देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। 2 बार इलेक्टेड हो चुके हैं, 2 बार रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। और भारत रत्न कब दिया गया था इनको? 1962 में दिया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। ये कौन हो जाएंगे? तो एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने सर्वप्रथम, या पहली बार। भारत रत्न इन्हें भी मिला हुआ है। कब? 1954 में इनको भी भारत रत्न दिया गया। प्रथम गैर राजनीतिक हो जाएंगे। क्या? प्रथम गैर राजनीतिक भी हो जाएंगे। अब देख लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हो जाएंगे पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जाता है वो राष्ट्रपति बताइए जिनकी कार्यकाल के समय पर मृत्यु हुई और प्रथम है। तो क्या बोल लेंगे हम? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल लेंगे। और पहले मुस्लिम भी हो जाएंगे जिन्हें पद्म भूषण 1954 और भारत रत्न 1963 में दिया गया। और कौन हो जाएंगे? वराहगीर वेंकट गिरी। कौन हो जाएंगे? वराहगीर वेंकट गिरी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। कार्यवाहक, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति इनको बनाया गया था। ठीक, तो और 5वें कौन हो जाएंगे? ये 5वें हो जाएंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने थे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो पहली बार राष्ट्रपति बने थे कौन हो जाएंगे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएंगे। पद्म भूषण इनको कब दिया गया था? तो 2002 में। ठीक, अब आ जाते हैं वराहगीर वेंकट रमनी। वी वेंकट गिरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वी वेंकट गिरी हो जाएंगे। ठीक है, जिनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1975 में। और कौन से नंबर के? 6ठे राष्ट्रपति हो जाएंगे। फखरुद्दीन अली अहमद 1975 का आपातकाल की घोषणा की थी। 7वें नंबर के हो जाएंगे। 8वें नंबर के जो कार्यवाहक हैं बसपा दनपु दनपु दनपा जत्ती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बसपा दनपा जत्ती हो जाएंगे। बीडी जत्ती हो जाएंगे। इसको ऐसे याद रख लेंगे, कार्यवाहक हो जाएंगे और 8वें राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं 9वें कौन हो जाएंगे? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। ठीक, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। तो कौन हो जाएंगे ऐसे राष्ट्रपति जिनके खिलाफ में कोई इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ? तो निर्विरोध चुने गए थे ये राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी 9वें नंबर के थे, निर्विरोध। और 9वें आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी यही रहे थे। ज्ञानी जेल सिंह क्या हो जाएंगे? एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पंकत घाटे का प्रयोग किया था। क्या? पंकत घाटे या पॉकेट वीटो का यूज किया था। किस पर? भारतीय डाक अधिनियम पर। किस पर किया था? तो भारतीय डाक अधिनियम पर इन्होंने किसका? पॉकेट वीटो का यूज किया था। 11वें नंबर के कौन हो जाएंगे? तो 11वें नंबर के हो जाएंगे रामास्वामी वेंकट रमन।
कौन हो जाएंगे? रामास्वामी वेंकट रमन हो जाएंगे। 12वें नंबर के शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे। 13वें नंबर के आर नारायणन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? के आर नारायणन हो जाएंगे 13वें नंबर के। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हो जाएंगे। 14वें नंबर के कौन हो जाएंगे? तो 14वें हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको भारत रत्न 1997 में दिया गया। कब? तो 97 में दिया गया। उपनाम क्या हो जाएगा इनका? भारत का मिसाइल मैन भी इनको बोला जाता है। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल कौन हो जाएंगी? तो ये भारत की प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगी। और क्या हो जाएंगी? 15वें नंबर की हैं और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी। 16वें पर कौन हो जाएंगे? तो प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे, भारत रत्न जो 2019 में दिया गया था। ठीक है। और 17वें नंबर के कौन हो जाएंगे? तो 17वें हो जाएंगे श्री रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। और 18वें नंबर के हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे? तो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हो जाएंगे। ये सभी यहाँ तथ्य को लिख दिया गया है कि प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति राधा कृष्णन हो जाएंगे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, प्रथम महिला उपराष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रथम दलित के आर नारायणन, प्रथम आदिवासी कौन हो जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू। ये इस बॉक्स में लिख दिया गया है माइंड मैप के थ्रू। इसीलिए बोला जाता है कि इसी तरह के हम आपको माइंड मैप रिवीजन के लिए भी देंगे, जिसमें आप 2-3 फोटोज से ही, 2-3 माइंड मैप से ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे। ठीक। अब बढ़ जाते हैं भाई जी आगे अपने उपराष्ट्रपति की तरफ। तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति पद को कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद को यूएसए से लिया गया है। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा अपने राष्ट्रपति जी हो जाएंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी हो जाएंगे। 1 मिनट का समय दीजिए। सॉरी भाई, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अनुच्छेद 64 में 64 में क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन एक्स ऑफिसो सभापति होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए मतदान का अधिकार नहीं होता। ये उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसीलिए इनको क्या है कि किसी भी बिल पर वोट देने का, मतदान करने का अधिकार नहीं होता। अनुच्छेद 65 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने या अनुपस्थिति में, ये जैसे कि राष्ट्रपति कहीं गए हैं या कुछ दिक्कत है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक। अब आ जाते हैं आगे, बढ़ जाते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 66 पे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होगा? उपराष्ट्रपति का भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मतदान करते हैं। उसमें क्या है? इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सभी करेंगे मतदान। और कौन से आर्टिकल में? 66 में हो जाएगा। अब आ जाते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। इस योग्यताओं के बारे में भी किसमें? तो 66 में ही बताया गया है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जो राज्यसभा का सदस्य है बनने की योग्यता या निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तभी आपको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। आर्टिकल 67 में क्या बताया गया है? कार्यकाल बताया गया है किसका? उपराष्ट्रपति का। तो कार्यकाल कितने वर्षों का हो जाएगा? कार्यकाल हो जाएगा 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा में तत्कालीन जो सदस्य हैं उनके बहुमत से हटाया जा सकता है। ये किसमें बताया गया है? 67 में बताया गया है। और कार्यकाल भी इसमें। आर्टिकल 68 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 68 में बताया गया है पद रिक्त होने पर विशेष अवधि के लिए चुनाव कराया जाता है। जैसे कि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो गया तो उसमें क्या किया जाता है? तो इसमें भी चुनाव कराया जा सकता है, शेष अवधि के लिए चुनाव कराया जा सकता है। जैसे कि 5 साल का कार्यकाल है और उससे पहले ही चुनाव हुए, इनका पद जो है उपराष्ट्रपति का खाली हो गया, इस्तीफा दे दिया गया या किसी भी वजह से, तो उसमें क्या है? फिर से चुनाव कराया जाता है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराया जाता है।
कार्यकाल समाप्त होने से पहले, मतलब कि खाली होने से पहले पद को उससे पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। नोट: वेतन जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। ये उपराष्ट्रपति को किसके रूप में वेतन मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। और कितना? तो 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है। आर्टिकल 69 में क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति की शपथ बताई गई है आर्टिकल 69 में। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी। आर्टिकल 17, आस आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रपति के कार्य हैं, आकस्मिक स्थिति जो कोई वैसी अगर उच्च नीच स्थिति आ जाती है, कोई खराब स्थिति, तो उसमें उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के कार्य कर सकता है। ठीक, अब आ जाते हैं आर्टिकल 71 में। 71 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित मामलों में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामलों में निर्णय कौन करेगा? तो निर्णय करेगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हमारा निर्णय लेगा। आर्टिकल 71 के ए में क्या बताया गया है? चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों और शंकाओं की जांच उच्च न्यायालय द्वारा होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा होगी। जो चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद और शंकाओं की जांच किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब बात देख लेते हैं उपराष्ट्रपति। कौन कौन हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं उन पे भी एक बार नजर मार लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए इस तरीके से कर दिया, संवैधानिक आधार हो जाएगा, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ लिखे हुए। संविधान सभा, ये देखिए भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान 63 से 71 में दिए गए हैं। और मुख्य तथ्य क्या हो जाएंगे? प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन हो जाएंगे, जिन्हें क्या नाइटहुड 1931 और भारत रत्न 1954 में इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं राष्ट्रपति क्रमानुसार लगाए गए। राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक रहे, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पहले उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67 तक रहे, 67 तक। तीसरे कौन हो जाएंगे? वी गिरी हो जाएंगे, जो 1967 से 1969 तक रहे। ठीक है, और चौथे कौन हो जाएंगे? जी.एस. पाठक हो जाएंगे, जो 1969 से 1974 तक रहे। बी.डी. जत्थी हो जाएंगे, जो 1974 से 1979 तक रहे थे। और उसके बाद हो जाएंगे एम हिदायतुल्लाह हो जाएंगे, जो 1979 से 84 तक। और 7th नंबर के कौन हो जाएंगे? आर वेंकट रमनी, 1984 से 1987 तक रहे। 8th नंबर पर कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1987 से 1992 तक। 9th नंबर पे कौन हो जाएंगे? के आर नारायण हो जाएंगे, 1992 से 97 तक। और 10वें नंबर पर कौन हो जाएंगे? कृष्ण कांत हो जाएंगे, 97 से 2002 तक हो जाएंगे, 2002 तक। ठीक है भाई, और 11वें नंबर के कौन हो जाएंगे? भैरव सिंह शेखावत हो जाएंगे, जो 2002 से 7 तक रहे। राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद त्यागपत्र देने वाले उपराष्ट्रपति पद के प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे। कौन? भैरव सिंह शेखावत हो जाएंगे। राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जिसको ये हार गए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और ये ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे। 12वें नंबर के कौन हो जाएंगे? तो मोहम्मद हामिद अंसारी, 2007 से 17 तक। 13वें नंबर के कौन हो जाएंगे? एम वेंकैया नायडू हो जाएंगे, 2017 से 22 तक। 14वें कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, 2022 से वर्तमान तक हो जाएंगे। ये इनकी ट्रिक लगाई गई है, इधर ट्रिक देख लीजिए। राधा ने जा राधा जाकिर गिरी, पाठक जत्थी, हिदायत वेंकट, शंकर नारायण, कृष्ण भैरव, हामिद वेंकैया, जगदीप। आप इसको किसी भी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। ठीक, ये एक नाम का फर्स्ट लेटर आपको यहाँ पर लिख के दे दिया गया। खैर ट्रिक तो कुछ नहीं है, ऐसी बना दी गई है। उपराष्ट्रपति के प्रमुख कार्य जो हम पढ़ चुके हैं, ये क्विक रिवीजन के लिए मैंने इस यहाँ पे लगा दिया था कि क्या क्या कार्य होते हैं, उनको
देख लेंगे आप बाद में। अब आ जाते हैं हम भाग पाँच को कल कंटिन्यू करें क्या? भाग पाँच जिसमें क्या संघीय मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। ठीक, कल कंटिन्यू करें या चलिए थोड़ी देर की और कर लेते हैं। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा के बारे में बताया गया है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इसमें क्या बताया गया है? संघीय मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री, किसमें बताया गया है? भाग 5 में। अनुच्छेद 73 में बताया गया है संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा। संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा बताई गई है। कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को हो जाएगा। किसको? संसद को हो जाएगा। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। अगर नहीं करता तो फिर उसका इलाज कर दिया जाएगा मंत्री परिषद द्वारा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघीय मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। ठीक है, जिसमें कौन? पीएम और सीओएम होंगे। कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, मंत्री परिषद होगी। जिसमें कौन कौन होंगे? जिसमें होंगे हमारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री हो जाएंगे और उप मंत्री हो जाएंगे। मंत्री परिषद का मुखिया, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। जो हमारे पीएम होते हैं वो मंत्री परिषद के मुखिया हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे देख लेते हैं। हाँ, आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 75 में बताया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। पहले क्या बोला गया है? आर्टिकल 75 में बोल दिया कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो तो राष्ट्रपति करेंगे, और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? करेंगे तो राष्ट्रपति ही, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, वह राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक सदन का एक सदन का सदस्य हो। यदि नियुक्ति के समय किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की कुछ कंडीशंस हो जाएंगी। आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है? 75 के 2 में तो सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जितने भी मंत्री हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक क्या करेंगे? तो अपने पद को धारण करेंगे। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। उनको रिमूव हटाएगा भी कौन? तो वो भी राष्ट्रपति ही करेंगे। अनुच्छेद 75 के 3 में, 75 के 3 में क्या बताया गया है? तो 75 के 3 में बताया गया है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं आगे नोट। यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया प्रावधान है। जो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया प्रावधान है। मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या सीओएम हो जाएगा। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री हो जाते हैं। ठीक है, कौन हो जाएंगे? ये लोग सब हो जाएंगे। एक मिनट रुकिए जरा भाई, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्वतंत्र प्रभार का मंत्री कौन हो जाएगा? तो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो जाएंगे कौन? राज्य मंत्री हो जाएंगे। मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट में कौन? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, जो सरकार का संचालन या नियमन करते हैं। तो देश का संचालन या सरकार का संचालन कौन करते हैं? तो कैबिनेट, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, यानी मंत्रिमंडल के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? तो मंत्रिमंडल के अंदर ही आ जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट हो जाएगी।
और भाई प्रधानमंत्री तो आपको याद ही होने चाहिए। इन प्रधानमंत्री की इन्फॉर्मेशन बता के हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देंगे। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे भारत के? आपको दिखाई तो दे रहा होगा ना ये। अगर ये नहीं दिखते ना माइंड मैप, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर मैं इन्हें थोड़ा और बड़े अक्षरों में लाने की कोशिश करूंगा। पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, जिनको भारत रत्न कब मिला? 1955 में। और सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले हो जाएंगे, जिनका रिकॉर्ड फिलहाल नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया है। गुलजार दूसरे कौन हो जाएंगे? सेकंड गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे, जो प्रथम कार्यवाहक पीएम बने थे। अब आ जाएंगे तीसरे कौन हो जाएंगे? तो तीसरे नंबर पे आ जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। चौथे पर आ जाएंगे गुलजारी लाल नंदा जी। पांचवे पर कौन आ जाएंगी? इंदिरा गांधी जी आ जाएंगी, जो भारत की प्रथम महिला पीएम रही। कौन रही? भारत की प्रथम महिला पीएम रही। और छठे नंबर पर कौन आ जाएंगे? सिक्स्थ नंबर पर आ जाएंगे मोरारजी देसाई, जो प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम हो जाएंगे। सेवेंथ नंबर पर कौन आ जाएंगे? चौधरी चरण सिंह आ जाएंगे, एकमात्र पीएम जो संसद नहीं गए। तो कौन हो जाएंगे? एकमात्र ऐसे पीएम हैं चौधरी चरण सिंह जी, जो कभी भी संसद नहीं गए। ठीक, इंदिरा गांधी कौन हो जाएंगे? तो फिर से इंदिरा गांधी आ जाएंगी। आठवें पे कौन हो जाएंगे? फिर से इंदिरा गांधी हो जाएंगी। ठीक है भाई, एक मिनट रुकिएगा। तो हाँ जी, इंदिरा गांधी ही हो जाएंगी। आठवें नंबर पे फिर से कौन आएंगे? तो फिर से इंदिरा गांधी आ जाएंगी। उनके बाद नौवें नंबर पर कौन आएंगे? तो नौवें हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे, जो सबसे कम उम्र में के पीएम थे। कौन थे? तो सबसे कम उम्र के पीएम थे। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन से 10वें नंबर के हो जाएंगे? पहले पीएम जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। तो कौन है वो? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे। चंद्रशेखर 11वें नंबर के वो हो जाएंगे, हमारे पीएम हो जाएंगे 11वें नंबर के। 12वें नंबर के कौन हो जाएंगे पीएम? हमारे पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, जो दक्षिण भारत के प्रथम पीएम, जो दक्षिण भारत से आने वाले प्रथम पीएम थे। 13वें नंबर के अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे, जो सबसे कम कार्यकाल के लिए पीएम बने थे। 14वें नंबर पर कौन हो जाएंगे? तो एच डी देवगौड़ा हो जाएंगे। और 15वें नंबर के कौन हो जाएंगे? तो इंद्र कुमार गुजराल हो जाएंगे। 16वें नंबर के कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर से आ गए। ठीक, और अपने 17वें नंबर के कौन हो जाएंगे? 17वें नंबर के मनमोहन सिंह जी हो जाएंगे। और 18वें नंबर के नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, जो तीसरी बार पीएम बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। तीसरी बार पीएम बनने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे। कौन बनने? तीसरी बार पीएम बनने वाले व्यक्ति। और इन्होंने अभी क्या है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहीं पे करते हैं आज अपनी क्लास को ख़त्म। कल हम स्टार्ट करेंगे संसद से। अगर कोई मिस्टेक लगी हो तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा, और अपना सजेशन हम तक ज़रूर पहुंचाइए, कमेंट की करके बताइएगा। ठीक है, और अगर मुझे एक बात और आपसे पूछनी थी, क्या आप लोग ये हमारे टेक्स्ट पीडीएफ से ना पढ़कर इन माइंड मैप से पढ़ना पसंद करोगे? तो उसके लिए हमें कमेंट में बता देना, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में माइंड मैप के बारे में लिख देना कि माइंड मैप से पढ़ना है। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।